Good afternoon, everyone. तो आवाज़ आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून सर। चलो, कोई तो बोला। चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू किया था। काफ़ी छोटा सा बेटा चैप्टर है, बेसिक बेसिक बातें बस मैंने पिछली बार आपको केवल बताई थी। आई होप हमने बेटा इतना सब देख लिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते क्या है। तो इट इज एक्चुअली बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम एंड वेव ट्रेवल्स अलोंग विद इट। तो जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करते हैं, ये दोनों बेटा एक साथ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं एक से दूसरी जगह, जिसे ही हम एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने कुछ देखा कि एक पता कैसे चला कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसका पता कैसे चला हमको या कैसे ये हमारे सामने आया बेटा, ये हमें देखना था एक कि ये कैसे हमारे सामने आता है या हमें कैसे पता चलता है कि बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें ये पता कैसे चला। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, जिसमें आपने एक जो कंपाउंड है या ऐसा समझो मैग्नेटिक नीडल, उससे बेटा आपने दो प्लेट्स के बीच में रखा और करंट फ्लो करवाया। हमने देखा कि इस करंट फ्लो की वजह से यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होने लगी। डिफ्लेक्ट होने लगी तो साइंटिस्ट ने बोला कि इसके डिफ्लेक्शन के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो वजह क्या है? वो वजह थी हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो मैक्सवेल ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना ही मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का आना आपको वहां से पता चला। आ रही है ये बात समझ में हमको? क्लियर है ना बेटा यहाँ तक बात? यस हाँ ना। सर। तो बेटा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेके आया। अब हमने क्या किया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई मेजरमेंट था नहीं एम्पियर लॉ में। एम्पियर लॉ से देखा तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल से जब देखा तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब इसकी वजह होगी कुछ ना कुछ। उसी मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए नया टर्म्स डिफाइन की गई बेटा आपकी। कहाँ पे डिफाइन की गई वो न्यू टर्म्स आपकी? मेनली हम देखते हैं तो एम्पियर के लॉ को ही बेटा मॉडिफाई किया गया, और उसको मॉडिफाई करके आपने नया रूल बनाया यहाँ पे। गेटिंग इट? तो उसको नया जो रूल बनाया आपने, उसको आपने बेटा नया नाम दिया, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने कहा बेटा एक नई टर्म हमें, एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ, जल्दी से करो। सॉरी बेटा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि एक नई टर्म आप इंक्लूड, इसे हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे अपने फर्दर फिनोमिनन सब बेटा डिसाइड होते हैं। तो आपको अभी मेन, हमें इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो हमारा बेटा यही है कि मैक्सवेल का चेंज क्या है, या मैक्सवेल ने कौन सी इक्वेशंस दी, और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आता है। तो कोई बताएगा मुझे कि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि हमें पता चला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आया है? सोचो जरा। नहीं सोचने में आ रहा? चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं बेटा यहाँ पे। देखो, कारण को समझे, इसको है ना, रीजन समझे हम। डिस्प्लेसमेंट करंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है वो हम निकालेंगे अभी। तो आइए पहले फिनोमिनन देखते हैं। हमारे पास कैपेसिटर था बेटा, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया मान लो। ठीक है, बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते हैं हम इसे।
आपको पता है बेटा कि कैपेसिटर पे मानो किसी टी टाइम क्यू चार्ज है। मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ। फिर एक बात बताओ, मान लो टोटल चार्ज मुझे देना है क्यू, तो क्या टोटल चार्ज एक साथ जा सकता है क्या कैपेसिटर पे? मतलब ऐसा है कि मुझे एक बाल्टी मतलब चार्ज लिया मैंने और फेंक के मारा कैपेसिटर पे और चला गया, नहीं जाता ना। क्या धीरे धीरे चार्ज होता No, है? sir. बेटा टाइम लगता है ना चार्ज होने में, ऐसा तो है नहीं कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तुरंत पूरा चार्ज हो गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है ये बेटा, धीरे धीरे चार्ज होता है। तो अब तुम देखो हुआ क्या। मान लो बेटा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टोटल चार्ज क्यों देना है, और जो चार्जिंग होती है बेटा वो स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे चार्ज होता है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, आप सबको पता है क्यू और माइनस क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू जो आती है वो भी हम सबको पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने ये भी निकाल रखा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये अभी हम लिखेंगे, चिंता मत करो, ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है बेटा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, जिसे हम क्यू की टर्म्स में लिखना चाहे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिंस दिस क्यू इज चेंजिंग टाइम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद टाइम एंड दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो यहाँ से सारी कहानी प्रूव हुई थी बेटा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड ला सकता है। कहानी सुने वापस, ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये डिफ्लेक्ट हुआ? सर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड आया देखो इस लाइन से कि कन्वर्स ऑल्सो ट्रू है, मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। तो बेटा इस पे चार्ज जो होता है वो धीरे धीरे आता है, तो टाइम के साथ चार्ज बदलेगा, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी कहानी है हमारे समझने की। तो बेटा ध्यान से देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ध्यान से समझना है अच्छे से बेटा, is equal to E. We are calling it E. This can be written as beta sigma by epsilon naught, or we can write it Q by A epsilon naught, where A is the area of each plate. ठीक है, ये सब चीजें पता ही है हमें। तो बेटा मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स कितना है प्लेट्स के बीच में? फ्लक्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स, लेट्स B राइट इट into बाय D. E। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ए इंटू ए, वो तो होता है कि नहीं, कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो Yes. यूनिफॉर्म है। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ए। ऐसे ए का हैप्पी बर्थडे हो गया, अपना फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा आपके पास में क्या आ गया, फ्लक्स का वैल्यू आ गया। तो हम फाई ई को देखो बेटू लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका चीज़ें को बताता है कि कितना इंड्यूस चीज आएगी, क्या होगा। तो बेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, डी फाई ई बाई डी टी हमने निकाला, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है बेटा, चार्ज टाइम के साथ बदल रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज डी क्यू अपॉन डी टी। सोचो कोई भी दिक्कत हो तो बेटा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, बिकॉज चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम। तो इस डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है? Hi. करंट Hi. आई। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये जो करंट आई आया, देखो आई का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, आई का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। तो ये बेटा करंट का फॉर्मूला है आपका। एक्चुअल में ये जो करंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, बेटा देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से आया हुआ करंट है, इसी करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं बेटा। तो दिस आई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको बेटा डिनोट किया जाता है आईडी सिंबल से, डिनोटेड बाई आई के साथ में स्मॉल डी लिख के, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे बेटा, देखो हम डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन कैसे देते हैं। तो डेफिनेशन में हम लिखते हैं इक्विवेलेंट करंट
intercepting the area which is intercepting the area A मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का बेटा मान लिया, लूप का एरिया कोई भी हो, which is due to change in electric field, which is due to change in electric field या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो। ध्यान से समझे, हम बोलते हैं बेटा कि आई करंट था जो नॉर्मल करंट होता है, बट ये एरिया लूप को क्रॉस नहीं कर रहा प्लेट्स के बीच में, तो एक किसी भी लूप से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यदि करंट जा रहा है तो उस करंट को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया गया। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ की बड़ी इक्वेशन बनाएंगे, मेन इक्वेशन जो इसको रखने से बस बेटा इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, दैट्स इट। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन करें। अब सिंस बेटा इन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपसे डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली, तो हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी है। इससे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखें, फ्लक्स का फॉर्मूला के बीच में ध्यान रखें और करंट का फॉर्मूला ध्यान रखें। तो देखो छोटे छोटे फॉर्मूले भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बीच के, क्योंकि अब क्वेश्चन छोटे छोटे फॉर्मूलों पे भी बन के आएंगे। तो लिखो फटाफट इसको। बेटा मेरे ख्याल से समझ में तो आएगा ना तुम्हें आया कहाँ से है, तो इनके फॉर्मूले एटलीस्ट हम Yes, रिमेम्बर sir. रखे, ध्यान रखना है। वैसे बहुत बेसिक है, पुराने चैप्टर्स का यूज है तो Yes, sir. कुछ भी नहीं है, ये एक थोड़ी नई टर्म है जिसको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रख के याद करना है। वैसे मैं तुम्हें याद क्या क्या करना है वो अगले पेज पे लिख दूंगा अभी। रिटर्न बेटा आगे बढ़े। Yes, sir. चलो बेटा देखो, टिल नाउ पॉइंट्स टू रिमेम्बर में लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा याद रखने पे बेसिस पे चलेगा ये चैप्टर अपना। बेटा सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है
टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, अपोजिट ऑफ ईएमआई हो गया ये, ऐसा समझे कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आया था, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे सभी बच्चे। तो एक पॉइंट बेटा ये भी ध्यान रखना, फाई जो आता है दैट कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक ये भी ध्यान रख लेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है बेटा, मैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्यों, म्यू नॉट आई डी होता है, मैंने आई डी की वैल्यू रख दी। दिस इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और फोर्थ चीज मेरा, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन तुम ये याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि वो थोड़ी अजीब लगती है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन आप ये ध्यान रख लेना, वैसे अब आएगा नहीं डेफिनेशंस वगैरह, बट फिर भी करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो करंट टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसको क्या बोलते हैं? अरे उसका कैसा? टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसका भी कुछ नाम हुआ करता था, पिछले चैप्टर में सीखा है हमने। एडी करंट, इंड्यूस्ड करंट बेटा, एडी करंट Induced. का स्पेशल केस है एक तरह से। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसे क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड करंट। चलो, दोनों में डिफरेंस ध्यान होना चाहिए। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट आएगा, वी कॉल इट इंड्यूस्ड करंट, और टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है तो हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे बढ़ाएं हम कहानी। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए तो लिख लो फटाफट। ठीक है, चलिए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने शुरू में 4 इक्वेशन दी थी जिससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा जाता है बेटा। तो देखो हम क्या बोलते हैं, all the basic laws of electromagnetism can be formulated in 4 fundamental equations. 4 fundamental equations corresponding to 4 basic laws which are called, ये कोई रटना नहीं है, बस थोड़ा बताने के लिए है बस, which are called Maxwell's equations। बेटा एक्चुअली मैक्सवेल क्या निकला, मैक्सवेल थोड़ा समझदार निकला। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेटा थोड़ी अच्छी स्टडी की, और इसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इतना सब पढ़ते हैं, इतनी तरह की इक्वेशन निकालते हैं, सब निकालते हैं। इसने बेटा समराइज किया कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम 4 इक्वेशन से डिराइव करते हैं। जो भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसी भी लेवल तक चले जाओ तुम,
उसका बेस 4 ही इक्वेशन है दुनिया में, और आज भी बेटा वो बात कहीं ना कहीं सच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उन्हीं से निकल के आगे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन इसलिए है, हालांकि इसने उठाया तो बने हुए लॉज को ही, पुराने जो लॉ बने हुए थे उन्हीं को इसने उठाया। सर फिर इससे क्या होगा, हम भी साइंटिस्ट के दिए हुए लॉज को उठा के बोल देंगे कि इनको हमारे नाम से जानने लग जाओ। काम तो किसी और ने किया और क्रेडिट ये लेके जा रहा है। बेटा क्रेडिट उनको भी दिया गया है, बट इसने 4 लॉ ऐसे सेलेक्ट किए जिनसे एक बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच को अंडरस्टैंड किया जा सके। उसके लिए इन चारों को फंडामेंटली कंबाइन करके मैक्सवेल का इक्वेशन नाम दिया जाने लगा। कौन कौन से 4 लॉज है जो इसने कंबाइन किए, वो हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके वो चारों रूल्स आप पिछले चैप्टर्स में। बस उनको एक बार दोबारा लिखना है यहाँ पे, दैट्स इट, कंप्लीशन के पर्पज से। अदरवाइज वी हैव स्टडीड ऑल 4 लॉज अर्लियर। तो बेटा आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. तो बेटा इसने कौन कौन से लॉज इंक्लूड किए, देखो फर्स्ट इक्वेशन इसकी, सर एक बार बैक करना। जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी इसकी देखना, आगे बढ़ू बेटू मैं? यस सर। चलिए, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला जो रूल दिया गया जो मैक्सवेल ने लिया अपनी इक्वेशंस में, वो था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये तुम्हें सबको पता है गॉस लॉ क्या होता है, और गॉस लॉ बेटा सबका बेस है। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ गॉस लॉ, तुम्हें वैसे पता है बट स्टिल लेट मी रिपीट। लेट बेटा कोई क्लोज सरफेस है, लेट से दिस इज अ सरफेस एस, सम क्लोज सरफेस एस, और कुछ चार्ज इसके अंदर रखे हुए हैं और कुछ चार्ज सरफेस के बाहर है। तो मैं आपसे पूछूं कि गॉस लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। गॉस लॉ क्या कहता है तुम्हें सबको पता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times net enclosed charge, net charge inside the surface, net enclosed charge। तो बेटा इसी को phi from the surface S can be written as इंटीग्रेशन E डॉट डी एस या E डॉट डी ए, जो भी हम लिखना चाहे बेटा, वेयर S इज सरफेस एरिया, दिस इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस लॉ है और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इस स्पेसिफिक डायग्राम जो मैंने बनाया इसमें क्यू इनसाइड क्या होगा बताया जरा? Q1 plus Q2 plus Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या Q4 और Q5 का कोई भी रोल आएगा क्या? अंदर कितना फ्लक्स है इसमें? No, sir। और ये हमने बेटा आपको मैग्नेटिज्म में सिखाया है कि इससे जाने वाली लाइन जितनी एंटर करेगी उतनी छोड़ के चली जाएगी, तो बाहर वाले चार्ज से क्लोज सरफेस में फ्लक्स नहीं जाता है। तो इस इक्वेशन को बेटा मैक्सवेल ने कहा कि ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट इक्वेशन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मेरी 4 इक्वेशन में इस इक्वेशन को इंक्लूड करूंगा जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने में काम आती है। ये इक्वेशन सबने पढ़ रखी है बेटा, हमें पता भी है, क्लियर? सेकंड देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन जो इन्होंने इंक्लूड की वो कौन सी थी? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो बेटा मैग्नेटिज्म में भी हमने गॉस लॉ लिखा हुआ है, तो देखो क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप
any closed surface is zero। ये होता है बेटा आपका मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो मान लो कोई भी सरफेस है, उससे इंटीग्रल v डॉट डी एस, इसकी वैल्यू आती है 0। तो इसको उसने सेकंड लॉ में यूज किया कि मेरी सेकंड इक्वेशन कहलाएगी। ये पता है ना हमें? अच्छा, 0 क्या होता है कोई बताएगा? क्लोज सरफेस से फ्लक्स यहाँ पे 0 क्या होता है? So the flux going out and coming in is equal. हाँ बेटा, ये क्लोज सरफेस बनाती है, पता है ना हमको? तो सॉरी, क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्लोज लूप बनाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो क्लोज लूप में जितनी लाइंस अंदर आती है उतनी बाहर जा रही होती है, क्लोज होके ऐसे आती है। तो इसलिए फ्लक्स 0 होता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस हमें अभी ध्यान देना है मैक्सवेल ने किन 4 लॉ के, किन 4 इक्वेशन को इंक्लूड किया था। तो बेटा कंप्लीट करो इसे। जल्दी जल्दी लिख लो इनको। रिटर्न बेटा लिख लिया है हमने। बेटा आगे बढ़े क्या? बोलो। यस सर। चलिए बहुत अच्छे बेटा। बेटा थर्ड लॉ जो था वो हम रिसेंट ही पढ़े हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेराडे का रूल। तो थर्ड लॉ बेटा इन्होंने इंक्लूड किया फेराडेज रूल। कैसे, आइए समझते हैं बेटा। तो जो तीसरा रूल बेटा इंक्लूड किया गया, दिस वाज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिर्फ तुम्हें अभी हम जितने भी रूल लिख रहे हैं इनको देख के ऐसे जरूर लगेगा कि सर उसने तो चोरी कर ली अपना नाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली बेटा। उसने एक बहुत सारे फिनोमिनन को इन 4 इक्वेशन से रिलेट कर दिया था, इसलिए इसको उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन में काउंट किया जाने लगा। दिए तो रूल सबने थे और उसने क्रेडिट भी दिया उनको, मैक्सवेल ने। बट उसने बोला कि हम इतना सब क्यों करते हैं, इन 4 इक्वेशन से ही मैं सब कुछ बता के बताता हूँ ना तुम्हें, तो इसलिए उसको क्रेडिट दिया जाता है। तो बेटा ये क्या कहता है EMI? इंड्यूस्ड EMF in a region of changing magnetic field, of changing magnetic flux यूज करते बेटा, इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लॉ भी हम थोड़े दिन पहले ही लिखे थे, बट मैं वापस लिख रहा हूँ कंप्लीशन के लिए ना, लिखना पड़ेगा, ये अभी चैप्टर का पार्ट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा आपको पता हो तो EMF का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था -d∅b/dt। अभी थोड़े टाइम पहले ही किया था, इस पे कितने सारे तो क्वेश्चन किए हुए बेटा। माइनस किसको बताता था? इज अपोजिट टू चेंज इन, इज अपोजिट टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और इसी को बेटा हम चाहे
तो इसी को मैक्सवेल ने इंटीग्रल फॉर्म में लिख के बताया। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा याद करो, करंट पोटेंशियल वाला चैप्टर, उसमें हम ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज पोटेंशियल, वोल्टेज है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो वोल्टेज को लिखने का तरीका होता था हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी एल या ई डॉट डी आर, जो भी हम चाहे। ये तरीका होता था पोटेंशियल लिखने का। ये तुम्हें याद करोगे तो याद आएगा, हमने ये तरीका यूज किया था पोटेंशियल, बिकॉज व्हाट इज पोटेंशियल? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर वहाँ पे हम यूज करते थे वर्ड, इंटीग्रल ई डॉट डी आर इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मान लो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का। तो यही हम उस समय यूज करते थे। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि इसको इंटीग्रल फॉर्म में ध्यान रखो, तब बहुत सारी चीज़ें और समझ आएगी। तो बेटा उसने लिखा इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, और इसको बेटा कैसे, फ्लक्स को भी इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एस। जहाँ सरफेस एरिया को हम एस डी एस लिख रहे हैं बेटा, तो फ्लक्स को लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को बी इंटू डी ए का इंटीग्रल, और इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज है बेटा उसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल। तो ये इसने यहाँ पे लिखा, और इसी इक्वेशन को बोला गया मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट दिस इज द थर्ड मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ओनली, बट उसको इसने इंटीग्रेशन वगैरह की फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट किया कि नहीं, फेराडे के लॉ को ऐसे ध्यान रखो इंटीग्रेशन की फॉर्म में। इससे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें समझाऊंगा बेटा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आया मैक्सवेल का। कुछ नहीं है, इसने फ्लक्स को बेटा ऐसे लिख दिया डी बाई डी टी, तो फ्लक्स की जगह बी डॉट डी एस लिख रहा है, नथिंग इट। और चौथी इक्वेशन बताओ, वो तो इसी चैप्टर में पढ़ी है, Modified Ampere's law. हाँ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो फोर्थ इक्वेशन में उसका खुद का कंट्रीब्यूशन था ज़्यादा, तो उसने फोर्थ इक्वेशन जो दी वो उसको बेटा हम बोलते हैं, मैं इसको पे पूरी कहानी नहीं लिख रहा, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी है। आई एम जस्ट सेटिंग द रूल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई ई बाई डी टी। सो दिस इज नॉट फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, दैट्स इट। तो ये चारों इक्वेशन बेटा मैक्सवेल ने दी थी, जो आपको एज इट इज दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट तो अदर चैप्टर से बन के आ जाएंगे, वो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ दिया, 4 इक्वेशन देंगे, एक कोई दूसरी दे देंगे, 3 ये मैक्सवेल की दे देंगे, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से बेटा याद आसान है, याद रखना चारों इक्वेशन। Yes, sir. लो चारों ध्यान रहे, चारों इक्वेशन ध्यान रहे। अब याद करने का है बेटा, देखो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। मैक्सवेल ने चारों चीज़ें इंक्लूड कर दी। तो बेटा एक्चुअल में देखिए, हम जब बड़े लेवल पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है तो इन्हीं इक्वेशन की मदद से पढ़ा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉज से बेटा इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ आ जाता है, सब कुछ वहाँ पे फिर आ जाता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से समझ में आता है, लाइंस क्लोज होती है, और उससे फिर धीरे धीरे मैग्नेटिज्म के सारे रूल्स और मतलब लॉज वगैरह आ जाते हैं, ऐसे सारी चीज़ें आती है इससे। फिर अभी अपने को उसका पॉइंट नहीं है हमारे अभी समझने का बेटा। डन बोलो। बेटा कर लिया हमने। Yes, sir. लिखो, जल्दी से लिख लो।
चलो बेटा आगे बढ़ता हूँ मैं। हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव। बड़े बेटू इस पे आगे किसी को कोई भी आइडिया है Yes, sir. पुराना कि कैसे क्या बनी थी चीजें या कैसे क्या हुई थी? कोई भी चीज बेटा पता हो पुरानी इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको? सर हर्ट साइंटिस्ट ने कुछ किया था शायद। हाँ, हर्ट्ज का नाम भी आता है। गुड। और कुछ? चलो हम बताते हैं बेटा। मैक्सवेल तो कम से कम बता ही सकते थे। चलिए बेटा, सबसे पहले नाम आया, ये तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अराउंड 1865। क्या हमें ईयर लर्न करना है? नहीं, बस इसे बताया जा रहा है। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी ध्यान रहे चल जाता है काम। ईयर्स की रिमेम्बरेंस की नीड नहीं है। मैक्सवेल प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। तो बेटा मैक्सवेल सबसे पहले ईएम वेव का बताया ऑन बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ए एंड बी मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और इसके पास बेटा कोई प्रूफ नहीं था, इसने अपनी इक्वेशंस के बेसिस पे ही ये सब डिफाइन करके समझाया और बताया कि कैसे ये दो चीजें हैं जो आपकी एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर चलती है। क्या बात समझ में आ रही है हमको? उसके बाद बेटा साइंटिस्ट जो आए अराउंड, बात है 1887 के आसपास की, मतलब मैक्सवेल के थोड़ा टाइम बाद में। तो हम कहते हैं हर्ट्ज बेटा साइंटिस्ट थे बिल्कुल। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट demonstrated EM waves radiation as well as detection in labs। तो बेटा इसने क्या किया, इस हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड ईएम वेव्स रेडिएशन। तो उससे बेटा ईएम वेव रेडिएशन का डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ और उसने इनको लैब में डिटेक्ट भी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना बेटा मील का पत्थर साबित होना, तो वो साबित हुआ आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आप याद रख सकते हैं बेटा। करेक्ट है ना? Yes, sir. आसान है, ध्यान रखने की चीज़ है बेटा, और बेसिक से ध्यान रखा जाए बस, दैट्स इट। चलो बेटा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा कब हुआ बेटे? मुझे भी याद नहीं रहता, मैं भी ईयर्स देख रहा हूँ। 1894 के अराउंड की बात है बेटा। एंड ये थोड़ा सा हमारे लिए भी कभी कभी तो प्राउड की चीज़ आती है। जेसी बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस डिमॉन्स्ट्रेटेड EM waves of short range
of short range having wavelength range 5 millimeter to 25 millimeter। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक काफ़ी शॉर्ट रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट की और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था 1894 के आसपास। उसके बाद बेटा 1896 मार्कोनी का नाम भी सुना होगा तुमने। Yes, sir. टेलीग्राफ सॉरी वो ऐसे बोले तो लार्ज डिस्टेंस प्रोपेगेशन ऑफ मार्कोनी एक्सप्लेन। बेटा यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, एक्सप्लेन। मार्कोनी एक्सप्लेन लार्ज डिस्टेंस प्रोपेगेशन ऑफ एएम वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत दूर तक जा सकती है। तो ये मोटी मोटी हिस्ट्री रही है पुराना जब एक्सपेरिमेंट्स हुए इसके। आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर डन बिटवीन 1865 टू 1896, मतलब 20 साल के दौरान आपके मेजोरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बेटा। तो फटाफट इनको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। सर ये हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी? नहीं याद नहीं रखनी बेटा, थोड़ा सा आइडिया रखना है कि मैक्सवेल हर्ट्ज, थोड़ा सा बस एक जस्ट बेसिक आइडिया कि जेसी बोस का भी नाम आता है इसमें। बाय द वे पूछ दे बेटा तो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, बाकी ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ कर्तव्य से बात हो रही है सर। मैं सर बोल रहा था सर, उसकी क्लास थी कर्तव्य की। ओके ओके। बेटा लिख लिया हमने। यस सर। ऐसे याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मैक्सवेल का नाम इससे जुड़ा हुआ है, हर्ट्ज का नाम जुड़ा हुआ है, जेसी बोस हो गया, मार्कोनी हो गया, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जैसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस इज नेचर ऑफ ईएम वेव। नेचर कह लो बेटा या प्रॉपर्टीज कह लो, जो भी हम कहना चाहें। बेटा यहाँ से फिर न्यूमेरिकल पार्ट आना शुरू होगा अपना इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल्स इस पोर्शन से बनते हैं इस चैप्टर के। अच्छा तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का तो पता है क्या होते हैं? आई होप। Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है बेटा वेव इधर जाती है, पार्टिकल्स का मोशन भी उसी डायरेक्शन के अलोंग होता है ऐसे। तो वेव और पार्टिकल का मोशन भी वेव की डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, साउंड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरह बेटा ट्रांसवर्स वेव होगी वो कैसी होगी? ट्रांसवर्स वेव जो होगी वो आपकी इसी तरह से कैसे वर्क करती है? ट्रांसवर्स वेव में बेटा यदि वेव जैसे ऐसे जाएगी तो पार्टिकल्स वेव के मोशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेव।
और लाइट वेव भी ऐसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ऐसी ही होती है। तो बेटा देखते हैं, समझते हैं पहले तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे EM waves are transverse in nature। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब पार्टिकल्स जो है या वेव जो है डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन होता है बेटा, पार्टिकल्स का मोशन। तो ये एक ध्यान रखने की बात है हमें। ऑलराइट, तो कैसे मतलब इसको हम बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर with E and B perpendicular to each other, perpendicular to each other and sinusoidally varying with time, और बेटा साइनोसॉइडली वेरी करते हैं टाइम के साथ में, एंड वेव प्रोपेगेट in the direction normal to both E and B। और वेव जो होती है बेटा वो E और B दोनों के परपेंडिकुलर चलती है। मतलब कहानी क्या है समझो, आपको बेटा एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं जैसे थोड़ा डायग्राम बनाऊं, समझाने की कोशिश करें तो समझे देगा। ठीक है, ऐसा समझो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। पेपर पे हम जेड एक्सिस ऐसे ही बना पाते हैं बेटा, परपेंडिकुलर नहीं बना पाते। तो सपोज करो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं। दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो वो जेड एक्सिस के अलोंग है बेटा, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है दैट इज अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब तुम्हें लग ऐसे रहा होगा, बट ये एक्चुअल में ऐसे जाके पीछे से आ रहा है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर से बाहर जाके है ऐसे। तो ये अपना ऐसे लूप के बाहर और अंदर है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वेव जो है वो इनके परपेंडिकुलर मूव करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। तो वेव किधर जा रही है, वेव जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही हैं, और वेव उनके दोनों के भी परपेंडिकुलर जाती है। तो ऐसे बेटा ध्यान में रखना होता है थोड़ा सा। तो अब इक्वेशंस की बात करें तो देखो कैसे हम बताते हैं, ध्यान दे। हम बोलते हैं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम रिप्रेजेंट करें E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। बेटा ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है वेव की, थोड़ा सा याद रखना है, 11th क्लास पढ़ाया जाता है, बट एक नहीं भी आया तो बेसिक याद रखना है, E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। जहाँ और चीज़ों का क्या मतलब है मैं अभी समझाऊंगा। B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी के कैप। तो बेटा E और B इस तरह से आपके रहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इनकी इक्वेशंस को इस तरह से हमें याद रखना होता है। सो दैट इज बेसिक फिनोमिनन बेटू। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनका क्या मतलब है, ये के वगैरह क्या दिया हुआ है, क्या सेंस है इसका। तो इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो ये बेसिक है। तो E और B बेटा इस तरह से रहते हैं, एक के की तरफ माना, एक जे की तरफ, और वेव जाएगी एक्स एक्सिस की तरफ। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बेटा वेव किधर मूव करती है, वेव टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। जब ये दोनों वाई और के की तरफ मान लिया तो, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर फिर बचा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे बेटा कि के और ये सब चीजें क्या है यहाँ पे। बेटा इनके देखो नाम होते हैं। मैं एक जनरल बात करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक पे चले जाऊँ प्रीवियस क्लास के। तो वेव की इक्वेशन पे बात कर ले हम थोड़ा सा। किसी भी वेव की इक्वेशन को लिखा जा सकता है बेटा y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी
माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस 5, चाहे तो लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बट मैं बता देता हूँ बेटा। तो यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं बेटा। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है बेटा, वेव का आप सबको पता होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो जो मैंने एरो से ई बना रखा है दैट इज मैक्सिमम, तो वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। जैसे यहाँ ई नोट होगा एम्पलीट्यूड, यहाँ बी नोट। ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो बेटा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। इसका आपने पिछले चैप्टर में ओमेगा और एफ का रिलेशन बता ही चुका हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, वो हम बार बार लिखे, जरूरत नहीं है उसकी। सिमिलरली के क्या होता है बेटो, के को बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। तो ये ध्यान रखने की बात है। एक्स और टी तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। और फाई होता है बेटा, यहाँ पे यदि फाई दिखा है तो फाई होता है इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल जब एक्स और टी दोनों जीरो हो, टी बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो पर। तो यदि दोनों की वैल्यू जीरो से शुरू हो तब जो एंगल होता है वो फाई कहलाता है। वो हो भी सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो और कोई वैल्यू भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। बट इतना कॉम्प्लेक्स केस हम लेते नहीं है, बट ध्यान रख पाए तो ठीक है, चलता है काम बेटा। तो ये कुछ वेव की इक्वेशन की खास बातें हैं, तो ध्यान रखें। तो ऊपर के इक्वेशन में भी यही है इनका मीनिंग, तो उस तरह से ध्यान रखना होता है। तो फटाफट से लिखो इसको। अभी 11th से ध्यान रखना होता है बच्चों को, बट जैसे 11th में तो हमने पढ़ा ही नहीं है ये सब, तो अभी याद करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें तुम्हें। बेटा लिख लिया?
Yes, sir. बेटा देखो, लापरवाही अब तो मत करो। कंसीडर दिस एज अ बोर्ड एग्जाम इटसेल्फ। बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2.5 महीने ही बचे हैं। अब भी ऐसा समझ लो कि क्यों बेटा, क्योंकि पता नहीं है। सपोज करो ये एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद में कोई कोविड की ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसके बाद आई तीसरी लहर, या मार्च के 5 या फरवरी में आ गई, तो तुम्हारा नेक्स्ट अटैम्प्ट बोर्ड बोल देगा कि नेक्स्ट अटैम्प्ट वो नहीं लेगा और पुराने अटैम्प्ट को कंसिडर करके देगा। ये अटेम्प्ट तो होना है। देखो बेटा, नवंबर नहीं हुआ तो दिसंबर होगा, दिसंबर नहीं हुआ तो जनवरी होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट तो 100% होगा, क्योंकि उन्होंने नवंबर डेट दे रखी है बेटा। डेट आगे खिसकाने में दिक्कत नहीं होती है, तो ये अटेम्प्ट तो लेके रहेंगे। तो कंसिडर दिस एज बोर्ड एग्जाम इटसेल्फ, क्योंकि सेकंड चांस होगा कि नहीं अभी किसी को पता नहीं है। फर्स्ट 100% होगा, और यदि सेकंड नहीं होता है बाई चांस, तो बेटा बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे यदि पहला अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया तो तुम तो ये सब बच्चे ये मान लो कि तुम्हारे लिए बेटा जो फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में आपका होने वाला है, हालांकि जैसे आरबीएससी वगैरह ने अभी तक नहीं दिया, बट होपफुली उनका भी सेम ही आने वाला है। तो हम तो ये एटलीस्ट मान के चले हमारी तरफ से कि नहीं, जो नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है दैट इज़ द बोर्ड एग्जाम, भाई वह मेन बोर्ड एग्जाम मानो उसे, क्योंकि देर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट अदर एग्जाम। हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है बेटा, अच्छी बात है ना, अपॉर्चुनिटी होगी सुधार करने की। बट नहीं हुआ तो सब तरफ से चले जाएंगे। तो यदि अभी भी मौज मस्ती में मन है, मज़े चल रहे हैं, प्लीज़ लीव दैट। आपका सिलेबस वगैरह भी ऑलमोस्ट ट्रैक पे है, सब कुछ हो ही गया है। आप अच्छे से चीज़ों को नहीं करोगे तो नुकसान होगा और बात बढ़ेगी और बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. बेटा प्लीज़ प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट। अब इससे बड़ा कोई बात या प्रेशर क्या लगाऊं मैं कि बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारे थोड़े ही टाइम में है। तो प्लीज़ प्रिपेयर अब केयरफुली। वैसे जब थोड़े दिन में मेरे पास आ जाओगे तो मैं ले आऊँगा लाइन पे तुम सबको, बट स्टिल काफ़ी डिले कर चुके हो ऑलरेडी, तो अब तो कम से कम समझ जाओ कि एग्ज़ाम है पास ही। तो बेटा हमने ये बता दिया, आपका लिख लिया होगा सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ता है बेटा। रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड के बीच रिलेशन होता है ई नॉट, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी टाइम्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। बेटा ये समझ के चलो, इस चैप्टर के अराउंड 25% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आजू बाजू रहते हैं, इतने से फॉर्मूले पे। हाँ, आपका जो भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन होगा उसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला घुस जाएगा इस चैप्टर में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। So this is the very important numerical formula for this chapter. What is this electric field और magnetic field का आपस का relation क्या है? तो they are related by C. What is C here? Integration Speed of light. constant of integration. चलो कोई बात नहीं बेटा, speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। हुआ था बेटा ऐसे। अब क्या अपने इतने इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा सा जब जेई के लिए पढ़ाते तो हल्का से एक आध सवाल इंटीग्रेशन का करवा देते हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले एक सवाल करवाया था, तो उसके बाद ये पढ़ाने लगा। तो बच्चा बोलता है सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, तो इसकी भी एक अलग कहानी हो सकता है, उसने मजाक के लिए बोला हो, बट एनीवे तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन पढ़ा उनको थोड़ा आइडिया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस इज C। C मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट।
एंड एक्चुअली सी की वैल्यू जो होती है वो दी जाती है बेटा इस एक्सप्रेशन से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये देख के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा बट दैट इज ट्रू। तुम्हें वेरीफाई करना है तो वैल्यूज रख के देख लो इन दोनों की, वेरीफाई इट, वेरीफाई करो कि ये आता है। म्यू नॉट की वैल्यू को तुम रखना बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखना एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को रखना बेटा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9, सॉरी 10⁻+9। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 ही होती है ना। हाँ तो Yes, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, देखो तुम्हें सी की क्या वैल्यू मिलती है। बेटा समझ आ गया, लिख लो इसे और इसको वेरीफाई करो क्या वैल्यू 3 इंटू 10⁸ आती है क्या इसको रखने से। बेटा रिटर्न कोई किया वेरीफाई किसी ने या नहीं किया। मैं कनेक्टेड तो हूँ ना, yes, sir. आ रहा है क्या Yes, sir. 3 इंटू 10⁸ सॉल्व करने पे। आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आसान है, बेसिक है, रख के देखो आ जाएगा। तो बेटा सी एक्चुअल में ये होती है सी की वैल्यू। अब बेटू ध्यान से देखो तो मीडियम में इसे थर्ड पॉइंट का ही हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। तुम्हें पता होगा मीडियम चेंज होने के साथ क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है क्या। Yes, sir. हाँ तो लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा स्पीड इन मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को लिखा जा सकता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, जहाँ म्यू है एब्सोल्यूट बेटा, एप्सिलॉन भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। दिस कैन बी रिटन एज 1/√μ0μr एंड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी बड़ी बेटा चीज आती है आपकी जो आपको ध्यान में रखना होगा। बेटा यहाँ तक तो बच्चों को बता दिया जाता था। एक बार बोर्ड ने क्या हुआ, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पूछी जो एक बार के लिए तो शायद टीचर्स को भी थोड़ा सोचना पड़ा या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि तुरंत बेटा ये चीज़ क्लिक नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़ भी पहले नहीं बताई जाती थी। देखा जाए सी बता देते थे और काम हो गया। क्या सवाल बोर्ड ने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपके उसमें। तो ध्यान से देखो, उसका भी हम इसी में लिंक कर देता हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, 10th क्लास से याद हो तो आपको। C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। Yes, sir. इनकी वैल्यू रख दो, देखो C और V तुम्हें पता है। तो C की वैल्यू है बेटा
1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और v की वैल्यू क्या है, v को डिवाइड करूंगा तो देखो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, √μ0 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। बेटा ध्यान से देखो तो μ0 एप्सिलॉन नॉट वेन गॉन, और यहाँ से बचा क्या, n इक्वल टू √μr ER। और ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से वन ऑफ द ऑप्शन लेट से ये था एकदम, मतलब क्लिक करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि कहाँ से आ गई ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो c/v पढ़ा है, बट ये तो कभी सोच ही नहीं सकते बेटा ये कि म्यू का म्यू एप्सिलॉन कहाँ से आ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो बेटा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसी चीज़ें आने की। वेलोसिटी इन मीडियम आपसे पूछ ले, स्पीड ऑफ लाइट म्यू और एप्सिलॉन नॉट पे कैसे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऐसे करके आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है वैसे तो, बट बेटे पता नहीं होता, जैसे पहले ये भी चीज़ नहीं बताई जाती, बच्चों को ये बताया जाता था, फिर जब ये क्वेश्चन आया उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई जाने लगी। तो लिख लो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू रूट ऑफ μr एप्सिलॉन r, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो बेटा ध्यान दे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पे लिंक होती है, उसी पे डिपेंड करती है। Then हो गया क्या बेटा? Yes, sir. तब बताओ किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी तुम्हें दे दी जाए और रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं ना, म्यू आर और ई आर तुम्हें दे दे तो ध्यान Yes, में रखना sir. है ना। तो बिल्कुल अजीब क्वेश्चन हो जाता है ये, यदि तुम्हें पता नहीं और सवाल पूछ रहा है, तुम्हें म्यू आर की वैल्यू दे दी, ई आर की दे दी, और तुम्हें पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी बताओ, एकदम सन्नाटा छा जाता है कि ये क्या पूछ डाला। तो ध्यान से रखना है, ये बहुत अजीब चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी EM wave है एनर्जी एंड मोमेंटम। बेटा वेव है, इसके पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। कैसे? इलेक्ट्रिक है बेटा तो आप सबको पता होता है। अच्छा, इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों सेम पॉइंट पे देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जर्ट प्रेशर ऑल्सो,
इन पे भी न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं, आओ समझते हैं बेटा। बेटा हम सबको पता है मैक्सवेल ने बहुत प्यारा सा रिलेशन दिया था, तुम्हें याद हो तो, E इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस यहाँ से पता चलती है बेटा, और इसी से हम यहाँ पे और सब चीज़ें निकालेंगे। तो एम वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, उनके पास एनर्जी कैरी होती है बेटा, सॉरी। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एम वेव, एनर्जी यू, आई एम डिनोटिंग इट विद सिंबल यू, दिस कैन बी रिटन मास मल्टीप्लाई बाई सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो इस m इंटू सी के स्क्वायर को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज मोमेंटम बेटा, यदि मास m है, मोमेंटम को हम बेटा p से दिखाएंगे, तो m इंटू सी हो जाएगा मोमेंटम। बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, तो यहाँ m इंटू सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा u इक्वल टू पी सी। तो मोमेंटम देखो कितना आ गया बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू u बाई सी। तो ये अपने पास में आ गया मोमेंटम। बेटा यहाँ p सिंबल से क्या बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। अब देखो बेटा फोर्स क्या होता है, बताओ मुझे जरा। Mass into. फोर्स क्या मैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. अरे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम और टाइम से भी डिनोट कर सकते हैं फोर्स को। और बेटा मोमेंटम होता है आपके पास में u अपॉन सी, तो द फॉर्मूला बिकम्स u अपॉन सी टी। सो दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। यही से बेटा देखो एक और चीज में ला सकता हूँ, प्रेशर। अब प्रेशर के लिए मैं कोई भी सिंबल यूज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वही चीज P और P में कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो बेटा इतने कोई सरफेस है, सरफेस के इतने इतने एरिया पे वेव गिर रही है, तो आप एरिया ले सकते हो उसका कितना एरिया पे वेव गिरी, और मोमेंटम कितना आएगा वो हम इससे निकाल लेंगे। बेटा फोर्स अपॉन एरिया कर दूंगा तो U अपॉन सी टी ए, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। कुल मिला के एक चीज पता होनी चाहिए, उससे सारी आ जाएगी। अच्छा एक और बात बताओ, इंटेंसिटी क्या होती है? किसी को पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? यहाँ साइड में लिखता हूँ, जो साइड चीजें चाहिए याद रखनी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलो होती है कि नहीं? पुराना रिमेंबर हो तो हमें। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। तो नहीं भी पता तो बेटा यहाँ से देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस बिकम्स इंटेंसिटी। तो यहाँ से बेटा एक और फॉर्मूला आपका आ जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना है मेन तो, और बाकी ध्यान रखो तो भी ठीक है, बन जाते हैं एक दूसरे से। आप ये अलग से ध्यान रखें, क्योंकि बेटा कभी कभी सवाल बोर्ड ने जो पूछा है वो आपको इंटेंसिटी देके प्रेशर या प्रेशर देके इंटेंसिटी पूछी है, और उस समय बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि बच्चों को बेटा अलग से पहले बताते नहीं, बट फिर वो खुद से दिमाग नहीं लगा पाते कि इंटेंसिटी दी हुई तो अरे यही टर्म तो इंटेंसिटी है, तो वो खुद से इतना नहीं सोच पाते थे। अलग से इसलिए बता दिया मैंने कि हम ध्यान रखें इंटेंसिटी और प्रेशर को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यदि डायरेक्ट इंटेंसिटी देके प्रेशर पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर निकालना हो ऐसे या ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम निकालना हो ऐसे निकाल सकते हैं, एनर्जी निकालनी हो ऐसे निकल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस तरह के कवर हो गए। नोट दिस डाउन, फटाफट से नोट कर लो।
लिख लिया हमने। यस सर। बहुत अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो, मेनली फॉर्मूलों का खेल है इस चैप्टर में। आपने अभी तक देख लिया होगा कि या तो याद करने का या फॉर्मूले का खेल है। अब इंटेंसिटी देके प्रेशर पूछा, तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद तो कुछ नहीं कर पाओगे वहां पर, फिर गया काम से। या गलत फॉर्मूला लगा दिया तो भी गए। आपसे एनर्जी देके प्रेशर पूछा और नहीं याद है फॉर्मूला तो भी गए काम से बेटा। आपसे फोर्स पूछ रहा है, प्रेशर या एनर्जी देके नहीं फॉर्मूला याद, नहीं लगा पाओगे। या फिर कन्वर्जन आनी चाहिए कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पहुंच सको तुम। जैसे मुझे तो मान लो फॉर्मूले कोई सा नहीं भी याद रहेगा तो बेटा मैं तुरंत डिराइव कर लूँगा, मुझे रास्ता पता है कैसे क्या क्या बढ़ना है। बट तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है कि हम फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखें। डन? आ रहा समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट Yes, देखो sir. बेटा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एनर्जी डेंसिटी। हम 4 देख चुके ना, 5वां पॉइंट। बेटा 5वीं प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास में, आपको पता होना चाहिए बेटा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखते हैं हम। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इसको मैं सिंबल से दिखा रहा हूं, रो ई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है बेटा। इसी की तरह मैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि लिखूं तो तुम्हें बिना कुछ दिमाग लगाए फॉर्मूला बना के देना है मुझे। बताओ क्या क्या चेंज करते हैं इसमें। हाफ तो कैसा रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, V naught. 1/म्यू नॉट बेटा, और ई की जगह बी का स्क्वायर, V square. तो ये आ गया स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। चाहे तो ऐसे ध्यान बेटा, देखो एक कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखो दूसरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्जन सिखाया हुआ है। ये बार बार करो, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किया जा रहा है 1/म्यू नॉट से कन्वर्जन में। तो ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी होता है क्या पता तो है ना हमें। एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालूं तो बताओ क्या करूं। सर ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EW क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो टी। हम उसको लिख रहे हैं बेटा रो टी, दैट इज रो टोटल एनर्जी डेंसिटी। दिस इज रो ई प्लस रो बी। तो बेटा इसको हम लिखे तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब बेटा ये आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी डेंसिटी की। अब आपको एक छोटा सा काम करना है बेटा घर पे, ठीक है। घर से एक छोटा काम करना है, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को। आपको क्या करना है कि इसमें इस फॉर्मूले में एक बार 2 काम करने हैं। पहली बार बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देना C इंटू बी नॉट बी, तो E की जगह आप रख दे बेटा C इंटू बी और फिर देखना क्या फॉर्मूला बना, और C की वैल्यू को भी रिप्लेस करना है। C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको करना है। और सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में बेटा आप इस B को रिप्लेस करना, B की जगह आप रख देना E/C और C की वैल्यू को भी रिप्लेस करना। तो आपके 2 फॉर्मूले बनेंगे। वो ये जो होमवर्क में दे रहा हूँ अगली क्लास में मैं खुद करवाऊंगा बेटा, अभी टाइम नहीं इतना कर पाया तो आप कोशिश करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो टोटल का फॉर्मूला बेटा तुम्हारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसी का एक और फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सो दीज 2 फॉर्मूले यू विल गेट आफ्टर डूइंग दिस। मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में बन जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस करोगे तो पूरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में बन जाएगा।
तो क्या इतना से एक बार ट्राई कर सकते हैं हम? Yes, sir. तो ये एक बार कोशिश करके खुद से करके देखना क्या आ रहेगा ये। तो ये HW की तरह ले बेटा और इसको कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम बचा है, तो आपको ये कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है ना? Yes, sir. ऑल राइट। एक बेटा मैथ्स की क्लास हम आज की जगह कल लेंगे, ठीक है? तो आज मैथ्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा, आज मुझे बाहर जाना है बेटा किसी काम से। ऑल राइट, ठीक है तो सर, इतना सा हम डेरिवेशन करें थोड़ा सा। हाँ कल होगी बेटा, बट इसी टाइम पे, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.